हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे लिपि क्या होती है। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि से किस तरह से गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और नागरी लिपि का विकास हुआ, और फिर देवनागरी लिपि से आधुनिक काल में कौन सी नई लिपियों का जन्म हुआ है। साथ में जानेंगे देवनागरी लिपि का नामकरण किस किस तरह से हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। इसका टॉपिक है लिपि। क्या होता है लिपि? लिपि होता है लिखने का तरीका या बनावट। कोई भी अक्षर है, कोई भी लेटर है, उसकी किस तरीके से बनावट है, ठीक है ना, वह लिपि है। जैसे क, हिंदी में क लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर है लिपि का। किसका? लिपि का। क्योंकि हिंदी की लिपि है देवनागरी और अंग्रेजी की लिपि है रोमन। तो देवनागरी में क को इस तरह से लिखा जाता है और रोमन लिपि में इस तरह से। तो इसकी जो बनावट है, जो संरचना है, वही लिपि है। ध्वनि के चिन्हों को लिपि कहा जाता है। किसे कहा जाता है लिपि? ध्वनि के चिन्हों को। इसकी शुरुआत 4000 से 6000 वर्ष पूर्व हुई थी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण मिलता है, वह मिलता है सिंधु घाटी की सभ्यता में। कहाँ मिलता है? सिंधु घाटी की सभ्यता में। भारत में प्रमुख रूप से 3 लिपियां हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी लिपि की। ये जो सिंधु घाटी लिपि है, इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं लेकिन कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं होती है। क्लियर है? उसके बाद आ जाती है हमारी खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी, खर प्लस ओष्ठ, यानी कि खर के ओष्ठ या गधे के ओष्ठ के समान लिपि खरोष्ठी लिपि है। प्राचीनतम लेख मिलते हैं इसके शहबाजगढ़ी, मनसेर में। आगे चलकर विदेशी राजाओं ने भी अपने सिक्कों और शिलालेखों में इस लिपि का वर्णन किया। चीनी साहित्य में खरोष्ठी लिपि का रूप 7वीं शताब्दी में देखने को मिला। अब देखते हैं ब्राह्मी लिपि। जो ये ब्राह्मी लिपि है, यह भारत की सबसे प्राचीन, सर्वश्रेष्ठ, सुंदर लिपि है। कैसी है? सर्वश्रेष्ठ है, सुंदर है और सबसे प्राचीन है। इसके प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले के पिपरावा के स्तूप तथा अजमेर जिले के बडली गांव में प्राप्त शिलालेखों में मिलते हैं। राजबली पांडे ने भी कहा है कि ब्रह्मा जी ने वेदों की रक्षा के लिए, वेदों को संकलित करने के लिए इसका निर्माण किया। किसने कहा है? राजबली पांडे ने। दूसरा, ब्राह्मणों के समाज के होने के कारण भी इसका नाम ब्राह्मी लिपि पड़ा। क्यों पड़ा? ब्राह्मणों के समाज का होने के कारण भी। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ब्रह्मा जी ने वेदों की रक्षा के लिए या वेदों को संकलित करने के लिए इसका निर्माण किया। यह किसने कहा? राजबली पांडे। ब्राह्मणों के समाज का होने के कारण इसका नाम ब्राह्मी लिपि पड़ा। तो इस तरह से पूछ लिया जाता है कि ब्राह्मी लिपि का नाम क्यों पड़ा, है ना? तो ऑप्शन में दिया जाएगा ब्राह्मणों के समाज का होने के कारण, है ना, या क्षत्रिय के समाज का होने के कारण। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे चलकर ब्राह्मी लिपि का विकास गुप्त, कुटिल, शारदा और नागरी रूप में हुआ। गुप्त राजाओं ने 4वीं-5वीं शताब्दी में इसका विकास किया। ठीक। कुटिल को सिद्ध मात्रका भी कहा जाता है। कुटिल को सिद्ध मात्रका भी कहा जाता है और इसकी मात्राएं टेढ़ी मेढ़ी हैं। जो कुटिल लिपि है, इसकी मात्राएं टेढ़ी मेढ़ी हैं, जिस कारण इसको कुटिल लिपि कहा जाता है। शारदा, इससे कश्मीरी, लहंदा, गुरुमुखी लिपियों का विकास हुआ, है ना। और जो नागरी है, नागरी समय में भारत 9वीं शताब्दी के अंत में मिलता है। जो इसका समय है नागरी का, ये भारत में 9वीं शताब्दी के अंत में मिलता है। इसी का नाम दक्षिण में नंद नागरी है। जो ये नागरी है, इसी का नाम दक्षिण में तो नंद नागरी है, पश्चिम में अर्धनागरी है और उत्तर में देवनागरी है। जिसे हम देवनागरी बोलते हैं, वह उत्तर में तो देवनागरी है, दक्षिण में नंद नागरी है और पश्चिम में अर्धनागरी है। देख लेते हैं आधुनिक काल में नागरी या देवनागरी से कौन कौन सी लिपियाँ जन्मी हैं। तो गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, महाराष्ट्री, ठीक है ना, ये देवनागरी लिपि से जन्मी लिपियां हैं। और ये जो मराठी है, मराठी की अपनी लिपि है, मराठी की अपनी लिपि है, लेकिन यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस तरह से यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि मराठी की अपनी लिपि है, लेकिन यह लिखी किस में जाती है? यह लिखी जाती है देवनागरी में। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि का नामकरण। हमने देखा था ब्राह्मी लिपि का नामकरण, है ना, ब्राह्मणों के समाज के होने के कारण ब्राह्मी लिपि। अब देवनागरी के बारे में बात करते हैं। तो गुजरात में नागर ब्राह्मण संस्कृत में देव की पूजा करते थे। नागर ब्राह्मण संस्कृत में देव की पूजा करते थे, है ना, तो इसीलिए देवनागरी नाम पड़ा। संस्कृत को देववाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, नगरों में प्रचलित होने के कारण, नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा।
इसका दूसरा मत है। तीसरा मत कहता है कि देवनगर जो काशी है इसको पहले देवनगर कहा जाता था। इसमें इसका प्रचार करने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। चंद्रगुप्त द्वितीय और देव पाटलिपुत्र में प्रयोग होने के कारण इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ा। तो इस तरह से देवनागरी लिपि के नामकरण के लिए ये मत दिए हुए हैं, जिन्हें आप ध्यान रखें। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं इसका समय। जो देवनागरी लिपि है इसका पहला रूप 588 में बोध गया के महानाम लेख में प्राप्त हुआ। उसके बाद गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में इसका प्रयोग देखने को मिला। गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में इसका प्रयोग देखने को मिला। और उत्तर भारत में कन्नौज के राजा महेंद्रपाल के अभिलेख या दान पात्र में देखने को मिला। देवनागरी लिपि का दक्षिण भारत में नंदनागरी दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट राजा 1751 में इसके शिलालेख में प्राप्त होता है। जो देवनागरी लिपि है वह दक्षिण भारत में नंदनागरी के नाम से दंतिदुर्ग 1751 में शिलालेख में प्राप्त होता है। पल्लव व चोल शासकों ने अपने सिक्कों में इनका प्रयोग कराया था। विजयनगर के जो शासक हैं उन्होंने भी नंदनागरी के नाम से प्रयोग में लाया। ठीक है ना। जो ये देवनागरी लिपि है इसका नंदनागरी के नाम से विजयनगर के शासकों ने इसको प्रयोग में लाया। अब हम देखते हैं देवनागरी लिपि के प्रयोग। जो देवनागरी लिपि है इसका प्रयोग हिंदी में होता है, यानी जो हिंदी की लिपि है वह देवनागरी है। कुछ मराठी में भी होता है, कुछ पाली में भी होता है और संस्कृत में तो होता ही है, हिंदी में भी होता है और ये नेपाली में भी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये जो हिंदी है, मराठी, पाली, संस्कृत, नेपाली, इन भाषाओं को लिखने में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। विनोबा भावे हैं, इन्होंने कहा है कि देवनागरी लिपि भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे देवनागरी लिपि जिसमें हिंदी लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है, नेपाली लिखी जाती है। इसके क्या गुण हैं, किन गुणों के कारण यह वैज्ञानिक लिपि है। जो विनोबा भावे ने कहा है कि यह सबसे वैज्ञानिक लिपि है, किन गुणों के कारण यह वैज्ञानिक लिपि है, इसके दोष क्या हैं और इसके सुधार में कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो हमारी आज की यह क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।